हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम एक नए सफर की शुरुआत एक नए सब्जेक्ट के लिए करेंगे, जो है मध्य प्रदेश। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके लिए ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों आप जानते हैं? क्योंकि आप एमपी स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम दें, चाहे वो एमपीपीएससी प्री हो, मेंस हो, एमपीएसआई हो या व्यापम का कोई एग्जाम, जीके या जीएस का जो पोर्शन आता है उसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का पार्ट आता है। और इसके अलावा एमपीपीएससी की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज प्री में भी और मेंस में भी मध्य प्रदेश का माना जाता है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज हमने हिंदी के साथ साथ एमपी का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें इस एमपी के सीरीज में हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि आप इस सीरीज के साथ 100% आपको सक्सेस मिलेगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से, मेरे माध्यम से जो भी आपको इसमें वीडियो क्लास मिलेगी वो सबसे पहला कि गहराई के साथ होगी, दूसरा कॉन्सेप्चुअल होगी, कॉन्सेप्ट बताएंगे, और तीसरा इसमें जो भी डेटास दिए जाएंगे वो सब ऑथेंटिक होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का जीएस। और उसमें आज हमारा पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। हमारा पहला टॉपिक है फॉर्मेशन, यानी मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। सामान्य रूप से आप लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। जब मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को, उस समय मध्य प्रदेश का यह नक्शा हुआ करता था। इसको देख लीजिए आप। मगर आज ऐसा नक्शा नहीं है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ हमसे जा चुका है। ठीक है, तो यह है 1956 तक का नक्शा। और यदि यहां से मैं ये लाइन खींच दूं, लाल ये लाइन खींचा है, ये जो पोर्शन निकाला मैंने ये छत्तीसगढ़ है। यदि इसको हटा दूं, इधर वाले को हटा दूं, तो ये आज का नक्शा हो जाएगा। तो ये दोनों नक्शे में आपको समझ में आ गया कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना था तब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ भी था। मगर जो हाथ रखा है यहां से अलग कर दें, सन 2000 से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश का नक्शा, ये लाइन के बाद का लेफ्ट साइड का ये जो दिख रहा है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश का नक्शा है। मगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश 1956 को बना है, 1 नवंबर 1956 को, जबकि भारत तो 1947 में आजाद हो गया था। तो फिर आजाद होने के बाद 1947 से 1956, 47 टू 56 तक मध्य प्रदेश कैसा था? तो इसके लिए हमको बैक में जाना पड़ता है, और बैक में जाकर हम यहां से देखते हैं। यहां से देखते हैं तो हमको मिलता है 1948 के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, मध्य प्रदेश कैसा दिखाई देता था 1948। और इसके नीचे सर ने लिखा है आजादी से पहले, आजादी से पहले मध्य प्रदेश कैसा था। अब यहाँ आजादी लिखा है, यहाँ 1948, जबकि आजादी तो 1947 में मिली। तो इसीलिए लिखा है कि 1948 में जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरे भारत में नए सिरे से राज्यों का गठन किया था, राज्य बनाए थे। और उस समय कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, सी एंड डी, देयर आर 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में पूरे भारत में राज्य बनाए गए थे। मगर हमको अभी ये नहीं पढ़ना, ये हम पॉलिटी वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तो इतना याद रखेंगे कि 1948 में नेहरू जी ने पूरे भारत में 4 कैटेगरी के राज्य बनाए थे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब बात करें कि चलो नेहरू जी ने ABCD बनाया तो यहां से बनाया होगा, ये रहा दूसरा स्थिति। ये नेहरू जी ने जैसे ही ABCD बनाया उस समय नक्शा ऐसा हो गया, पहले नक्शा ऐसा था। नेहरू जी के गठन के पहले नक्शा ये था, नेहरू जी के गठन के बाद नक्शा ये हुआ, और जिस दिन से मध्य प्रदेश 56 में बना उस दिन से नक्शा ये हुआ। और सन 2000 से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो इतना जो पोर्शन दिख रहा है उसको छोड़कर ये नक्शा हुआ वर्तमान का। अब आजादी के पहले मध्य प्रदेश का ये नक्शा क्या बताता है? ये आपको 2 चीजें बताता है। इसका नाम है सीपी एंड बरार। क्या नाम है इसका? सीपी एंड बरार। ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ प्रांत है, प्रोविंस। ठीक है, प्रोविंस कहेंगे, अंग्रेजों ने बनाया है, इसीलिए इसकी नागपुर राजधानी भी याद रखेंगे, इसकी नागपुर राजधानी है। फिर ये क्या है इसके बारे में ध्यान देंगे, CIA है। ये क्या है? ये CIA। CIA मतलब सेंट्रल इंडिया एजेंसी। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ये है CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो इसमें क्या है? इसमें बहुत सारी रियासतें हैं बेटा, इंदौर की रियासतें, ग्वालियर की रियासतें, ओरछा की रियासत, देवास की रियासत। ये जो लाल कलर का दिख रहा है पूरा ये पोर्शन, इसमें बहुत सारी रियासतें हैं। रियासतों को प्रिंसली स्टेट कहा जाता है इंग्लिश में। ये रियासतों को कंबाइन कर दिया गया और इन सबका एक ग्रुप बनाया गया। इस पूरे रियासतों के ग्रुप को क्या बोलते थे? CIA। और ये क्या है? ये सीपी एंड बरार, ये तो एक प्रांत है, एक स्टेट। जैसे आज आपके पास 28 स्टेट है, वैसे ही मध्य प्रदेश में जो प्रांत बनाया था उसका नाम था सीपी एंड बरार। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि 1948 के पहले या आजादी के पहले आपका मध्य प्रदेश कैसा था? तो आप बोलेंगे एक तो हमारे पास प्रांत था। कितने प्रांत थे? केवल एक प्रांत था। क्या नाम था उसका? सीपी एंड बरार।
फिर कोई पूछेगा बाकी क्या था, तो बाकी आप बोल सकते हो बाकी तो शब्द रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, है ना, जैसे ग्वालियर की रियासत, इधर होलकर की रियासत इंदौर में, देवास की रियासत, इन सभी रियासतों को कंबाइंड, सभी रियासतों को मिलाकर CIA का नाम अंग्रेजों ने दिया था। ये भी अंग्रेजों ने बनाया है, ये भी अंग्रेजों ने बनाया, क्योंकि हम आजादी के पहले की बात कर रहे हैं। तो एक तो बात हो गई ये। इसके बाद भारत देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद 1948 में नेहरू जी ने सारे स्टेट वापस से बनाए, तो ABC करके स्टेट बने। तो आपके यहाँ क्या हुआ, आपके यहाँ एक तो ये बन गया, इसका नाम वही का वही रहा, CP एंड बरार। क्या नाम रहा, CP एंड बरार। और इसको नेहरू जी ने कैटेगरी दे दी A। अभी आप इतना सुन लीजिए, इसको समझाएंगे आगे। कैटेगरी A। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, इसको नेहरू जी ने बनाया विंध्य प्रदेश, दूसरा प्रांत है विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रोविंस बोल सकते हैं, विंध्य प्रदेश या विंध्य प्रांत या विंध्य प्रोविंस, ठीक है। और इसकी भी अलग राजधानी थी रीवा, ये बनाया और इसको कैटेगरी कौन सा दिया, C दिया। और यहां पर जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक आपको, इसका नाम रखा नेहरू जी ने मध्य भारत। तो लिख देते हैं मध्य भारत नाम है इसका, मध्य भारत। तो ये क्या है, मध्य भारत को कैटेगरी कौन सी मिली, B कैटेगरी मिली, B मिल गई। और इसकी दो राजधानी थी, इंदौर और ग्वालियर। ये तो सामान्य रूप से सभी किताबों में लिखा है, ये सारा लिखा है। हम आज थोड़ा पीछे से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि 1948 में जब नेहरू जी ने आपके यहाँ पूरे इंडिया में 4 कैटेगरी के स्टेट बनाए थे, आपके यहाँ कितने स्टेट थे, हमारे यहाँ 4 स्टेट थे। कौन कौन से, इसका नाम CP और बरार 1, इसका नाम विंध्य प्रांत 2, इसका नाम सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत 3, और एक जो ये दिख रहा है आपको बीच में, ये है भोपाल। भोपाल भी एक स्टेट था और भोपाल को कैटेगरी मिली थी C। मतलब स्टेट कितने थे, 4। कितने स्टेट थे, 4। और कैटेगरी कौन सी थी, ABC। C हमारे यहाँ लगा है, D तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं था। हालांकि 4 कैटेगरी में नेहरू जी ने बनाए थे, मगर D केवल अंडमान निकोबार में लगता था, ठीक है। और नेहरू जी ने जब 1948 में बनाए तो 29 स्टेट बने थे, 29 स्टेट। मगर जो नेहरू जी ने बनाए वो कुछ दिन तक चलेंगे और कुछ दिन बाद वो सिस्टम फेल हो जाएगा। ये देखो कहाँ लिखा है, 1956 तक ABCD चलेगा, मगर 56 में पूरे भारत में एक बार राज्यों का फिर से पुनर्गठन होगा और ये जो ABCD कैटेगरी बनाई है, इस कैटेगरी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये था मध्य प्रदेश का ये जो चित्र है, 1948 से कहां तक है बेटा, 1956 तक। ये चित्र का भी नेहरू जी के बनाने के पहले सिर्फ एक प्रांत, मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि आजादी के पहले मध्य प्रदेश का क्या नाम था, आप बोलेंगे CP एंड बरार था, और जो बचा हुआ पार्ट था वो CIA कहलाता था। फिर मैं बोलूंगा आजादी के बाद नेहरू जी ने आपके साथ क्या किया, तो आप बोलेंगे हमारे यहाँ 4 स्टेट बना दिए। कितने स्टेट बना दिए, 4। कौन कौन से, विंध्य प्रांत बना दिया, सेंट्रल इंडिया बना दिया, भोपाल बना दिया और CP बरार बना दिया। चारों को कैटेगरी मिला, एक को मिला A, एक को मिला B और बाकी 2 को मिला C। विंध्य प्रांत भी C कैटेगरी का है और भोपाल भी C कैटेगरी का है। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश तो वास्तव में कब बना, 1 नवंबर 1956। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन फिर नीचे जो आपको चित्र दिख रहा है, ये सब क्षेत्र कट जाएगा यहां से और ये सीधा हो जाएगा और ये मध्य प्रदेश बनकर तैयार हो जाएगा। और आखिरी में क्या होगा, सन 2000 में हमारे से छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा, हम छोटे हो जाएंगे। और ये वाला पोर्शन यदि मिटा दो, जो मेरा हाथ चल रहा है, तो ये जो बचा हुआ मध्य प्रदेश, ये आज का मध्य प्रदेश बन जाएगा। तो ये है सामान्य इसके व्यू। क्या व्यू हो गए, हम 4 स्थितियों में पढ़ते हैं। 48 के पहले हमारे पास एक ही राज्य था, CP एंड बरार। 48 से 56 हमारे यहाँ 4 स्टेट हुआ करते थे जो 3 कैटेगरी में थे। और उसके बाद 56 से 2000 में हमारे साथ छत्तीसगढ़ था और 2000 के बाद हमसे छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया, 16 जिले उसमें चले गए। मगर हम इसको थोड़ा अच्छे से देखें हिस्ट्री से, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इस पर रहेगा, CP एंड बरार क्या है। वास्तव में CP एंड बरार सेंट्रल प्रोविंस और बरार का नाम है, मगर ये अंग्रेजों ने कब बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, कैसे अंग्रेजों के पास ये क्षेत्र गया होगा, इस पे आज की थोड़ी सी हिस्टोरिकल आपको स्टोरी बताएंगे, जिसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है। ये जो CP था, इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, ये इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस। और ये प्लस में बाद में आता है बरार। देखिए पहले अंग्रेजों ने CP बनाया था, CP में बाद में बरार जोड़ दिया था, तो उसका नाम पड़ गया था CP एंड बरार। तो CP कब बना था, तो लिख देते हैं 2 नवंबर 1861। देख लीजिए कितनी पुरानी बात है, 2 नवंबर 1861 में CP बनाया था, मगर बहुत साल बाद बरार उसमें जोड़ा था, बहुत साल बाद बरार जोड़ा था, 1936 में बरार जोड़ा था। ये दोनों ईयर अभी के अभी आप याद करिए। 2 नवंबर आपको तारीख भी याद रहेगी क्योंकि 1 नवंबर को आपका स्थापना दिवस है, ठीक है। और CP का स्थापना दिवस एक दिन बाद का है, 2 नवंबर 1861, 1861 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मगर हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है
कि सीपी बनाया, सीपी का इसके पहले क्या इतिहास है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं बार बार, ये सीपी और बरार, इसकी राजधानी है बेटा नागपुर। कौन सी राजधानी? नागपुर। देखिए यहां भी राजधानी नागपुर है, यहां भी। तो ये नागपुर का इतिहास मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यदि आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है तो आपको नागपुर का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आज हम हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, मगर आज हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे ताकि हम सीपी और बरार को समझ सके कि कैसे, किसके पास से कौन सा क्षेत्र किसने लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो अब स्टार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे सीपी और बरार के पहले की स्थिति, मध्य प्रदेश के पहले क्या स्थिति थी। तो इतना आप नोट कर लीजिए कि सीपी एंड बरार कब बना है, 1861 में, और बरार उसमें कब जुड़ा है, 1936 में। अब इसमें एक बात और बता देते हैं, नागपुर की बात करते हैं। नागपुर, आप देखिए नागपुर पे ही, नागपुर इसकी राजधानी है सीपी एंड बरार की। ये नागपुर पे ही अंग्रेजों ने कब्जा किया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1853, ये तीसरी डेट भी आपको याद रखना पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। 1853, 11 दिसंबर 1853 नागपुर पर अंग्रेजों का कब्जा, लिख देते हैं नागपुर पर अधिकार, नागपुर पर कब्जा किया अंग्रेजों ने। बस ये नागपुर पर कब्जा करने के बाद ही सारी कहानी हुई है। तो नागपुर पर कब्जा हुआ, और नागपुर पर कब्जा करने के बाद उसी को क्या बना दिया, सेंट्रल प्रोविंस, कुछ क्षेत्र और जोड़ दिए उसमें, और उसको बना दिया सीपी, और उसमें जोड़ दिया बरार। मतलब ये जो सारी कहानी है ये नागपुर के चारों ओर घूम रही है। तो हम अब देखते हैं कि पिछला इतिहास इसका क्या बताता है नागपुर का। इसको नोट कर लीजिए आप डायग्राम को। तो शुरू करते हैं कि नागपुर पर अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ। देखिए 11 दिसंबर 1853 को नागपुर अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। आखिर किससे लिया, क्यों लिया? देखिए नागपुर में एक वंश था, भोसले वंश। कौन सा वंश? भोसले वंश, लिख देते हैं। ये देखो, अभी इसी कहानी को आपको पूरा समझना है। ठीक है, भोसले वंश, भोसले वंश के एक राजा थे रघु जी थर्ड लगाना, फर्स्ट और सेकंड पहले हो चुके हैं। रघु जी थर्ड, इनकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी के बारे में आप पढ़ेंगे इतिहास में कि डलहौजी विलय नीति लेकर आया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति। क्या बोलती है विलय नीति? कि कोई भारतीय राजा है, उसकी यदि संतान नहीं होगी तो उसका राज दरबार पूरा हमारे पास, उसका जो राज्य है वो हम अधिग्रहित कर लेंगे। ठीक है, और वो वहां पर अब राजा नहीं रहेगा। तो अंग्रेजों ने विलय कर लिया इसका, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी, तो नागपुर का विलय हुआ। ये काम किसका था? ये लॉर्ड डलहौजी का काम था। और डलहौजी ने केवल नागपुर ही विलय नहीं किया, सतारा, बाघाट, उदयपुर, झांसी, कई सारे भारत के राज्य थे जो विलय की नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में, इंग्लिश एम्पायर में मिला दिए गए। तो नागपुर पर कब्जा हो गया। किसका वंश का शासन था उस समय? भोसले वंश का शासन। कब कब्जा हो गया? 1853 में। मगर इसके और पहले जाएं तो आखिर नागपुर में भोसले वंश कैसे आया होगा? तो यदि और पुराना इतिहास इसका खंगालेंगे तो आपको बहुत पहले से मध्य प्रदेश को पढ़ना पड़ेगा। और आपको एक छोटा सा व्यू देते हैं, 15 मिनट लगेंगे जरूर, मगर आप पूरा समझ जाएंगे कि हम इसको देखते हैं मध्यकाल से। हमारे मध्य प्रदेश को हम देखते हैं कहां से? मध्यकाल से। मध्यकाल के बाद वो आधुनिक भारत आएगा, मॉडर्न इंडिया में देखेंगे। तो आपको यदि पूरा देखें तो आपको दिख रहा है नागपुर के जो भोसले हैं ये मराठे हैं, मराठे। तो मराठों के पास था एमपी। फिर मैं पूछूं मराठों के पास आया कैसे? मराठों ने किससे लिया था? तो किसी जमाने में ये एमपी मुगलों के पास था। किसके पास था? मुगलों के पास। मुगलों में अकबर बादशाह जो हुआ है उसने लगभग पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और मुगल सूबेदारों की नियुक्ति कर दी थी। तो पहले किसके पास था? मुगलों के पास था, अकबर के समय से। ठीक है, उसके बाद किसके पास आ गया? मराठों के पास आ गया। जो भोसले वंश है मराठा वंश है। ठीक है, इसी में सिंधिया, होलकर सब समझ में आ जाएगा आपको। और मराठों से किसने लिया होगा? मराठों से सिंपल सी बात है, अंग्रेजों ने लिया होगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेज में पढ़ाता हूं आपको मैं। पहला मुगलों के पास था, मुगलों से किसके पास गया? मध्य प्रदेश। मराठों का एक समय ऐसा आएगा कि पूरे मध्य प्रदेश में मराठा ही मराठा मिलेंगे, चाहे भोसले वंश हो, ग्वालियर का सिंधिया परिवार हो, इंदौर का होलकर परिवार हो, ये इन्हीं लोगों का पूरा मध्य प्रदेश इन्हीं के हाथ में रहेगा, इन्हीं के क्षेत्र में रहेगा। ठीक है, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज मराठों से भयंकर फाइट करेंगे, मराठे अंग्रेजों से बहुत लड़ेंगे और अंततः हार जाएंगे। और हमारा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये किसके पास आ जाएगा? अंग्रेजों के पास। और अंग्रेज इसी को क्या बना देंगे? सीपी और बरार बना देंगे। तो आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का और पुराने इतिहास की। तो शुरू करते हैं।
सबसे पहले शुरू करते हैं कि मुगलों के पास कैसे गया। मुगल, ये लिख देते हैं मुगल। अब इसमें वो बच्चे जो कभी इतिहास नहीं पढ़े, फ्रेशर हैं, जिनको इतिहास में नहीं पता मुगल क्या थे, कौन अकबर था, कौन बाबर था, तो वो थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम आगे हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसमें पूरा हिस्ट्री पढ़ना आप, ठीक है। तो मुगल वंश इतना समझा देते हैं आपको कि 1526 से 1707 तक चला है। कहां तक चला है? 1526 से 1707। इसको नोट कर लेना यदि इतिहास नहीं पढ़ा, और पढ़ा होगा तो आपको रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। इसमें 6 बादशाह हैं, ये लिख देते हैं आपको 6 बादशाह। ये लिख दिया भाजसो, एक सूत्र बना दिया भाजसो, BHAJSO। भाजसो में बी से बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां एंड लास्ट इज औरंगजेब। लास्ट इज औरंगजेब। ये मुगल के 6 बादशाह बहुत मजबूत थे। इसके बाद भी मुगल हुए हैं, मगर मुगल बहुत कमजोर हो गए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो अकबर था, अकबर जिसको आप बोलते हैं महान बादशाह था, ठीक है। जिस प्रकार सम्राट अशोक महान था, उसी प्रकार बादशाह अकबर भी महान थे, महानता में उनकी नाम आता है। और अकबर ने हमारे मध्य प्रदेश के मैक्सिमम एरिया पर अटैक किया था। तो जरा देखते हैं अकबर के अटैक कैसे हुए। अकबर अटैक करेगा और मध्य प्रदेश किसके पास चले जाएगा? मुगलों के पास। बाद में आएंगे हमारे बाजीराव, जो आप मस्तानी मूवी में देखते हो, बाजीराव फर्स्ट को। बाजीराव आएंगे और पूरा मध्य प्रदेश किसके पास आ जाएगा? मराठों के पास। और अंग्रेज आएंगे तो मराठों से किसके पास चले जाएगा? अंग्रेजों के पास। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए कि मुगल वंश में हम अकबर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। अब इसी चित्र को मैं मिटाकर इसी पर बना देता हूं क्या स्थिति है। देखिए, ये जो आज की स्थिति है, ये जो आपका ये क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र में किसी जमाने में एक जोरदार वंश, हिंदू वंश हुआ करता था, जिसका नाम था गोंड राजवंश। कौन सा राजवंश हुआ करता था? गोंड। लिखते जाते हैं, ठीक है। आपके जो काम का हो आप सुनते भी जाइए, लिखते भी जाइए। गोंड राजवंश यहाँ हुआ करता था 14वीं 15वीं शताब्दी में, अकबर के समय। इस राजवंश की स्थापना भले ही यादव राव नाम के एक व्यक्ति ने की थी, मगर उसके बाद एक व्यक्ति था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो थे, उन्होंने 52 गढ़ों को जीत लिया था। ये इसी को आप बोलते हैं गढ़ मंडला, गढ़ मंडला भी बोलते हैं गोंड वंश को, ठीक है ना। और संग्राम सिंह के बाद एक राजा मिलते हैं आपको दलपत शाह, और दलपत शाह की बीवी जो आप पत्नी के रूप में देखते हैं, वीरांगना रानी दुर्गावती। तो ध्यान रखें, ये कोई छोटा मोटा वंश नहीं है, ये रानी दुर्गावती का वंश है, जिन्होंने अपने वीर गति को प्राप्त हुई थी अकबर से लड़ते हुए। तो लिख देता हूं, रानी दुर्गावती का क्षेत्र है। दुर्गावती का उस समय शासन था। दुर्गावती के 5 साल के बेटे को उन्होंने राजगद्दी पर बैठाया था। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे को 5 साल का था, राजगद्दी पर बैठाया और खुद उनकी प्रोटेक्टर बनी, संरक्षिका बनी। और अकबर ने अटैक किया। अकबर ने अटैक किया कब? ध्यान रखेंगे, इन्हीं के समय अकबर का अटैक होता है 1564 में। वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर ने 1564 में गोंडवाना विजय की है। कौन सी विजय की है? गोंडवाना। और अकबर से फाइट करने वाली कौन थी? अकबर से फाइट करने वाली थी रानी दुर्गावती और उनका बेटा वीर नारायण। दोनों ने अकबर से लड़ाई की, मगर दोनों हार गए, पराजित हो गए। और इनका बेटा भी इसमें वीर गति को प्राप्त हुआ। और रानी दुर्गावती जब आखिरी में देखा उन्होंने कि अपना बस नहीं चल रहा, नहीं जीत पाएंगे, तो अपनी खुद के ही आत्महत्या उन्होंने की और अपने आप को इस धरती से मुक्त किया। तो ये रानी दुर्गावती की कहानी है, जो वीर गति को प्राप्त हुई है अकबर से लड़के 1564 में। इसी को बोलते हैं अकबर की गोंडवाना विजय। क्या बोलते हैं? अकबर की गोंडवाना विजय। अब ये गोंडवाना विजय क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि गोंडवाना छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है बेटा, बहुत बड़ा राजवंश था और बहुत बड़ा क्षेत्र इनके पास था, पूरा नर्मदा के आसपास का क्षेत्र। एक इसमें बता दें, इस क्षेत्र को बोलते हैं गोंडवाना, गोंडवाना भी बोलते हैं। और इसमें एक क्षेत्र और है महाकौशल, जबलपुर के आसपास का महाकौशल। ध्यान रखेंगे, उस समय गोंडवाना और महाकौशल का जो क्षेत्र था वो दुर्गावती के हाथ में था। और इसके अलावा आप बात करें, नीचे जाता हूं, नागपुर, ये रहा नागपुर। तो अब आपको समझ में आ गया कि नागपुर का इतिहास क्यों हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नागपुर हमारे पास था। रानी दुर्गावती के जो गोंड राजवंश था, गोंड राजवंश की सीमाएं, जो बॉर्डर थी, वो नागपुर तक को समेटती थी अपने अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूरा गोंडवाना क्षेत्र पर अकबर का कब्जा हो गया। और अकबर ने यहाँ पर भले ही दुर्गावती के वंश से शासन नहीं छीना था अकबर ने, मगर मुगल सूबेदार के अंडर में आ गया था। और इसके बाद वापस गोंड वंश के एक चंद्र शाह मिलते हैं, उनको अकबर ने वापस इनका राज सत्ता दे दी थी। मगर ये जो गोंडवाना क्षेत्र था ये पूरा किसके हाथ में आ गया था? अकबर के हाथ में आ गया था, मुगलों के अंडर में आ गया था। अब बात करते हैं ये वाले क्षेत्र की। तो ये क्षेत्र को हम उस समय बोलते थे मालवा। क्या बोलते थे? मालवा। आज भी ये मालवा क्षेत्र है। ये मालवा की विजय की है अकबर ने। तो ये हो गई अकबर की कौन सी विजय? गोंडवाना विजय। और ये हो गई अकबर की मालवा। इधर लिख देते हैं मालवा विजय। अब मालवा विजय कब हुई इसका विशेष ध्यान रखना,
1561 में। 1561 में अकबर ने मालवा अभियान किया है, बहुत जोरदार। आप बोल सकते हैं कि अकबर जब साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा था तो साम्राज्य विस्तार में अकबर का सबसे पहला आंदोलन था मालवा। साम्राज्य विस्तार में सबसे पहला मूवमेंट कौन सा था अकबर का? मालवा, ध्यान रखेंगे। और यहां पर मालवा में आपको ध्यान रखना है, आप पढ़ते हैं मांडू के बारे में, मांडू में रानी रूपमती का महल है, बाज बहादुर का महल है। ये वही बाज बहादुर, इसी समय मालवा का राजा कौन था? बाज बहादुर था। तो ध्यान रखेंगे इस समय मालवा का शासक कौन है? बाज बहादुर। और उनकी रानी भी आपको मालूम है, रानी रूपमती। तो ध्यान रखेंगे, आप पढ़ते हैं कि मांडू में बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल है। मगर अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आएगा प्री का, जो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बाज बहादुर ने अकबर का मुकाबला किया और इन दोनों की लड़ाई हुई सारंगपुर में। कहां पर लड़ाई हुई? सारंगपुर में। मगर सारंगपुर में बाज बहादुर हार गया और वहीं से भाग गया, ठीक है, रानी रूपमती को छोड़कर भाग गया। तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा कि बाज बहादुर, अब रानी रूपमती जब अकेली बची तो अकबर ने यहां पर किसको भेजा था? अकबर ने भेजा था अदम खां अकबर का सेनापति था। लिख लेना, हिस्ट्री में भी काम आता है। अदम खां महामंगा का बेटा था और अकबर ने इसको भेजा था। और इसकी नीयत बुरी थी रानी रूपमती के ऊपर। तो रानी रूपमती ने अपनी आबरू को बचाते हुए अपने आप का बलिदान दे दिया और स्वयं अपने आप की हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली और यहाँ पर किसने आत्महत्या कर ली? रानी दुर्गावती ने। देखो अकबर का सामना मध्य प्रदेश में किससे हो रहा है। रानी बाज बहादुर तो भाग गए, मगर बाद में आए, कोशिश की मगर नहीं कर पाए। और इनकी दोनों की कब्र, ध्यान रखना, इनकी कब्र है सारंगपुर में। कहां पर है? सारंगपुर में। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है? रानी रूपमती का महल भले ही मांडू में हो, मगर रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहां है? सारंगपुर में। ये हो गई अकबर की मालवा विजय और ये हो गई अकबर की कौन सी विजय? गोंडवाना विजय। गोंडवाना बहुत बड़ा क्षेत्र था और उसके बाद मालवा बड़ा क्षेत्र था। दोनों किसके हाथ में आ गए? अकबर के हाथ में। एक और अकबर की छोटी सी विजय देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं साइड में, इसको लिखता हूं खानदेश। क्या लिख रहा हूं? खानदेश। खानदेश का मतलब होता है खंडवा बुरहानपुर, जिसको आप बोलते हो निमाड़ को ही पहले बोलते थे खानदेश। क्या बोलते थे? खानदेश। तो खानदेश में अकबर ने अटैक किया। अकबर के जीवन का अंतिम अटैक बता सकते हो आप 1601 लिख देते हैं यहाँ पर। खानदेश 1601 में खानदेश का मतलब क्या है? खानदेश का मतलब है निमाड़, ठीक है। तो अकबर ने खानदेश की विजय की और यहाँ पर भी मीरन बहादुर करके जो व्यक्ति था वो भाग गया और खानदेश के माध्यम से असीरगढ़ का किला, कौन सा किला आपने सुना होगा? बुरहानपुर में है असीरगढ़ का किला। और ये असीरगढ़ का किला अकबर के क्षेत्र में आ गया, अकबर के अधिकार में आ गया। और अकबर ने सिर्फ इसी किले में थोड़ा कुछ ऐसा काम कर दिया कि उसके जीवन में चरित्र पर धब्बा माना जाता है। इस किले को जीतने के प्रयास में उसने बेईमानी की और रिश्वत देकर इस किले को प्राप्त किया था। इसीलिए बोलते हैं अकबर के चरित्र पर धब्बा है। कौन सा किला? असीरगढ़ का किला। तो ध्यान रखेंगे ये अकबर का दक्षिण अभियान था। दक्षिण में जाने के लिए खानदेश जाना था, क्योंकि खानदेश के नीचे ही होता है अहमदनगर और बरार का क्षेत्र। तो अकबर का खानदेश अभियान, ये जो खानदेश का अभियान था, ये अकबर के जीवन का अंतिम अभियान था। इस प्रकार आपने देखा कि मध्य प्रदेश में 3 अटैक अकबर के जोरदार होते हैं। सबसे पहला अटैक, अकबर के जीवन का पहला अटैक मालवा में होता है 1561 में, बाज बहादुर का सामना होता है। अकबर का मध्य प्रदेश में दूसरा अटैक 1564 में गोंडवाना में होता है, दुर्गावती से सामने होता है। और अकबर का तीसरा अटैक खानदेश में, अकबर के जीवन का आखिरी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अकबर के जीवन का पहला और आखिरी दोनों अटैक कहाँ हुए? मध्य प्रदेश में। पहला अटैक मध्य प्रदेश के मालवा में 1561 और आखिरी अटैक मध्य प्रदेश के खानदेश में, निमाड़ में, खंडवा खरगोन में 1601। इस प्रकार पूरा मध्य प्रदेश में किसका क्षेत्र हो गया? अब मुगलों का क्षेत्र हो गया। मुगलों के अंडर में पूरा मध्य प्रदेश आ गया। भले ही गोंडवाना वंश को वापस राजगद्दी दे दी गई थी, मगर वो सिर्फ नाम मात्र की थी, दिखावटी थी। जो भी काम करते थे मुगल के अंडर में करते थे और मुगल सूबेदारों की नियुक्ति कर दी गई। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश मुगलों के अंडर में आ गया। अब आप देखते हैं कि थोड़े दिन बाद क्या होगा। देखिए ये 1707 पे विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं से मध्यकाल समाप्त हो जाता है। मध्यकाल समाप्त। भारत के इतिहास को 3 प्रकार से पढ़ते हो, प्राचीन भारत, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो कोई पूछेगा मध्यकाल कब समाप्त होता, तो आपको याद रहना चाहिए औरंगजेब की मृत्यु होगी, औरंगजेब की डेथ होगी 1707 में, उसी दिन से मध्यकाल समाप्त हो जाएगा और आधुनिक भारत माना जाएगा। तो लिख देते हैं। अब बात करेंगे हम आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत कहां तक चलता है? 1707 से 1947।
औरंगजेब की मृत्यु से भारत की आजादी तक के समय को क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री। अब देखिए, अकबर के मुगलों के पास कब तक रहेगा? 1707 तक। इसके बाद क्या जाएगा? मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में 1728 के आसपास, 30 के आसपास ये चला जाएगा पूरा मध्य प्रदेश मराठों के पास। किसके पास? मराठों के पास। और मराठों से अंग्रेजों की लड़ाई होगी तो अब कहां चले जाएगा? लास्ट में अंग्रेजों के पास चला जाएगा। और लास्ट में अंग्रेज नागपुर पर कब्जा करके सीपी और बरार बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे मुगलों से मराठों ने छीना हमारा मध्य प्रदेश। इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार मुगल के अंडर में आने के बाद मध्य प्रदेश मराठों के अंडर में आएगा। और ये आएगा बाजीराव के समय। आपको इसमें बाजीराव फर्स्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये एक मराठा पेशवा था। जिस प्रकार शिवाजी का नाम आप जानते हैं, उसी प्रकार पेशवाओं के रूप में बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकंड का नाम प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया? अब देखें, बाजीराव फर्स्ट अचानक कहां से आए? तो आपको एक थोड़ा सा दिमाग में व्यू देते हैं। जब मुगल कमजोर हो रहे थे तो दक्षिण में मराठा की शक्ति का विस्तार हो रहा था। मराठे जो थे वो पावरफुल हो रहे थे, मुगल डिक्लाइन कर रहे थे, मराठे पावरफुल हो रहे थे। इस समय बाजीराव फर्स्ट का समय आया और धीरे धीरे क्या किया मुगल वंश? आपको बता दें कि 1707 में भले ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, मगर 1707 के बाद भी मुगल वंश रहा है। मगर वहां पर अयोग्य शासक हुए, बहुत सारे शासक हुए हैं। 1857 की क्रांति तक, जफर तक सारे शासक मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि मुगल कमजोर हो गए हैं और कौन वृद्धिशाली हो रहे? शक्तिशाली मराठों का प्रसार, मराठों का प्रसार भारत में। तो देखिए, मराठे कहाँ थे? मराठे दक्षिण में थे। ये इंडिया का नक्शा बना के दिखा देते हैं। अभी फिलहाल वाला नक्शा है, पुराना वाला नहीं है। पाकिस्तान भी उस समय हमारे साथ था। मराठे साउथ में थे। कहां पर थे? महाराष्ट्र के आसपास, साउथ में ज्यादा इनका बोलबाला था। और मराठे क्या चाहते थे? मराठे ऊपर पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि मुगल कमजोर हो गए थे। तो इन्होंने, मध्य प्रदेश बीच में पड़ता था, ये लिख दिया बीच में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सारी इंपॉर्टेंट सड़क जाती थी। नॉर्थ इंडिया में यदि आपको कंट्रोल करना है तो बीच वाला तो कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए बाजीराव ने जो अटैक किया वो कहलाया। बाजीराव का समय लिख दे तो आपको समझ में आएगा, 1720 से 1740। इस समय को आप याद रखिए, क्योंकि इस समय आपका पूरा मध्य प्रदेश इन्हीं 20 सालों में किसके पास जाएगा? मराठों के पास। अभी भी मध्य प्रदेश में मुगल सूबेदार बैठे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये सबसे पहले 1728 में, ये सन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1728 में ही मालवा अभियान किया था। किसने? मालवा अभियान बाजीराव ने किया था। मालवा अभियान, मालवा पर अटैक। तो ध्यान रखेंगे, जैसे अकबर मालवा लेकर गया था बाज बहादुर से, वैसे अब ये मालवा लेंगे। मगर इस समय मालवा में कौन होगा? इस समय मालवा में मुगल का एक सूबेदार होगा जिसका नाम है गिरधर बहादुर। और गिरधर बहादुर को अमझेरा के युद्ध में बुरी तरह पराजित करेंगे। अमझेरा के युद्ध में बुरी तरह हराएंगे। किसको? गिरधर बहादुर को। गिरधर बहादुर, ये कौन है? मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर को हरा देंगे। और मालवा का पूरा क्षेत्र किसके पास चला गया? मराठों के पास चला गया। ये था इनका मालवा आक्रमण। अब इसी समय देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये मैंने इतना बनाया, ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड के एक राजा हुआ करते थे छत्रसाल। यही आपको मूवी में बताया है, बाजीराव मस्तानी में। ठीक है, छत्रसाल के बुंदेलखंड में मुगलों से डर था। क्यों? क्योंकि ये जो छत्रसाल का बुंदेलखंड था, यहाँ पर आगे जाएंगे उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद एक जगह है, प्रयागराज। ठीक है, वहां पर मानिकपुर में मुगल सूबेदार था बंगश। और बंगश ने बोला था कि मैं बुंदेलखंड को पूरा सर्वनाश कर दूंगा, पराजित कर दूंगा। और बंगश का आक्रमण, मुगल सूबेदार बंगश का आक्रमण कहां होने वाला था? बुंदेलखंड में होने वाला था। और बुंदेलखंड के जो राजा थे छत्रसाल ने किससे हेल्प मांग ली? बाजीराव फर्स्ट से हेल्प मांगी। आपने मूवी में भी ये दिखाया, मस्तानी आई थी हेल्प मांगने। ठीक है, तो बाजीराव फर्स्ट से किसने हेल्प मांगी? बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने। और बाजीराव फर्स्ट ने हेल्प की और मुगलों की सेना को पराजित किया। और इसी समय बाजीराव फर्स्ट को झांसी, कालपी और सागौर जैसे बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं वो भेंट के रूप में मिले। और मस्तानी नामक नृत्यकी डांसर का जो उल्लेख मिलता है वो भी इसी समय मिलता है, छत्रसाल के माध्यम से। तो याद रखेंगे, इसी समय, यही साल है 1728 में छत्रसाल की हेल्प की है। और बुंदेलखंड का राजा है छत्रसाल। यहीं पर मस्तानी नामक नृत्यकी का उल्लेख मिलता है। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में से भी कुछ क्षेत्र किसको मिल गया? बाजीराव को मिल गया। मगर एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो मराठा थे, मुगलों से भी इनकी फाइट होती थी। और दक्षिण में एक ताकत और थी जिसका नाम था हैदराबाद के निजाम।
कौन थे? हैदराबाद के निजाम। तो ये बना दिए निजाम, ये निजाम का क्षेत्र। मतलब मराठों को किससे लड़ना था? मराठों को मुगलों से भी छीनना था, पूरा जो मुगल के अंडर में है पूरा भारत, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया तक जाना था, और उसके बाद ये निजाम से भी इनका युद्ध होता था। तो क्या हुआ, एक बार बाजीराव ने चढ़ाई कर दी ऊपर, ऊपर मतलब चलो दिल्ली में मुगल बादशाह जो कमजोर हो चुके हैं, अयोग्य, उन पर ही अटैक कर दें। तो ये ऊपर जा रहे थे दिल्ली, ये दिल्ली पहुंच गए। बाजीराव फर्स्ट कहां पहुंच गए? दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद 3 दिन रुके, मगर ये खबर आई कि निजाम लोगों ने आक्रमण कर दिया है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। किसने आक्रमण कर दिया? निजामों ने, मध्य प्रदेश के एरिया में। क्योंकि जब ये दिल्ली आक्रमण करने गए मुगल के ऊपर, तो मुगल ने निजाम को भेज दिया कि जाओ तुम अटैक कर दो मध्य प्रदेश पर, और मध्य प्रदेश पर निजाम ने अटैक किया इधर से। तो ये बाजीराव वापस आ गया। 3 दिन बाद बाजीराव वापस आया और भोपाल में इनकी मुलाकात हुई निजाम की सेना से, और जोरदार युद्ध हुआ, उसका नाम पड़ गया भोपाल का युद्ध। कौन सा युद्ध? भोपाल का। तो ये भी आप नॉलेज के लिए लिखें, ये सब आएगा नहीं। भोपाल का युद्ध 1737 में, भोपाल का युद्ध। मगर भोपाल के युद्ध में किसको हराया? निजामों को हराया। किसने हराया? मराठा ने किसको हरा दिया? निजामों को। ये हो गया पूरा मध्य प्रदेश, लगभग पूरा मध्य प्रदेश किसके हाथ में आ गया? मराठों के हाथ में आ गया। ये पूरा गोंडवाना का जो क्षेत्र आप पढ़ते आ रहे हैं, रानी दुर्गावती का, ये भी किसके हाथ में आ गया? मराठों के। मगर कैसे आया? अब इस समय एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस समय बाजीराव ने क्या किया? एक मराठा संघ बनाया, यूनियन ग्रुप। बोले काम करो, सबको डिवाइड कर दो, अलग अलग क्षेत्र की जागीर है, ठीक है। तो देखो कैसे डिवाइड होगा। ये 1, ये 2 और ये 3। देखिए यहां पर मल्हार राव कौन है? ये आप जानते हैं इंदौर को, और इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक है मिस्टर मल्हार राव होलकर। क्या नाम है इनका? मल्हार राव होलकर। ये कौन थे? देखिए ध्यान से, ये जब मालवा अभियान किया था बाजीराव ने कौन सा अभियान किया था? मालवा। तो उस समय मालवा में जो मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर को मारा था और पराजित किया था, इस समय 2 लोग इनके साथ थे। आपने नाम सुना होगा, उदाजी पंवार वंश, ठीक है ना। उदाजी पंवार और दूसरे थे मल्हार राव होलकर। मतलब ये किसकी तरफ से लड़े थे? ये बाजीराव की तरफ से। कौन लड़े थे? मल्हार राव होलकर और उदाजी पंवार। तो मल्हार राव होलकर को क्या बोला बाजीराव ने बोला जाओ तुम मालवा का क्षेत्र तुमको दिया जाता है। कुछ क्षेत्र का बंटवारा हो रहा है। किसको दिया? मल्हार राव होलकर को क्या दे दिया? मालवा। और मल्हार राव होलकर ने हमारे इंदौर में आकर क्या बना लिया? आप देखिए यहां पर क्या क्या बनते जाएगा। यहां बन गया होलकर वंश। कौन सा वंश बन गया? होलकर वंश। होलकर वंश की स्थापना अब हो रही है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ाऊंगा सारे वंश, ठीक है ना। होलकर वंश की स्थापना। फिर उसके बाद क्या किया? एक थे इनके साथ राणोजी शिंदे। ये कौन है? ये आपका ग्वालियर का सिंधिया राजवंश है। कौन सा राजवंश है? सिंधिया। तो इन्होंने क्या कर लिया? इन्हें सिंधिया राजवंश की स्थापना कर दी। सिंधिया, ये होलकर बन गए, होलकर मालवा में, और ये सिंधिया भी मालवा के क्षेत्र में, ठीक है। तो सिंधिया को ग्वालियर राजधानी सिंधिया ने बना ली, और मल्हार राव ने राजधानी क्या बना ली? इंदौर। हमारी राजधानी बनी होलकर वंश की इंदौर, और सिंधिया वंश की क्या बनी? ग्वालियर। ये दोनों आपको याद रखना है। अब इसी समय भोसले वंश आएगा। जिस भोसले वंश से नागपुर छीना जा रहा है, मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले मैंने बताया था कि नागपुर किससे छीना? भोसले वंश से। तो जो भोसले वंश होगा, इसमें एक राजा होंगे रघु जी। अभी मैंने 3rd से छिनवाया था नागपुर, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ रघु जी फर्स्ट। ये रघु जी फर्स्ट जो होंगे, ये बोलेंगे हमको भी तो कोई क्षेत्र दो, हमको भी क्षेत्र दो, क्योंकि हम कौन है? हम शिवाजी के परिवार के हैं, शंभू जी साहू जी के हम रिश्तेदार हैं, गोत्र संबंध है हमारे। तो इन्होंने भी दावा किया कि हमको भी कुछ क्षेत्र दो। तो इनको क्षेत्र मिला नागपुर। कौन सा मिल गया? नागपुर। और नागपुर में कौन से वंश की स्थापना हो गई? नागपुर में हो गई भोसले वंश की। किसने कर दी? रघु जी फर्स्ट। फिर से बता रहा हूं कि ये जो बाजीराव ने, अब ये तीनों जो भी आप देख रहे हैं, बाजीराव ने कब से कब में किया होगा ये सब? 20 से 40 में। तो आप जब जाके देखेंगे तो होलकर वंश 1731 में बनता है, सिंधिया का वंश 1732 में बनता है। बन रहे हैं कि नहीं? आप यहां से देखो, ये 31-32 में सारे बंटवारे हुए, और मध्य प्रदेश में कौन कौन आ गया? देखो ये आ गए होलकर, ये आ गए सिंधिया। अब देखो आपको पूरा क्षेत्र दिखने लगेगा कि कैसे गया इनके पास। ये सिंधिया, अब बचा ये वाला क्षेत्र। तो ये आ गए भोसले। अभी मध्य प्रदेश में ही नागपुर है, नागपुर हमसे जाएगा ही नहीं, लास्ट में जाएगा 1956 जब बनेगा मध्य प्रदेश। जब तक नागपुर किसका पार्ट है? मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि हाँ सर सही बात है, 1731 आ गया और पूरा मध्य प्रदेश में मराठे ही मराठे छा गए। उधर भी मराठे सिंधिया राजवंश, इधर भी मराठे होलकर राजवंश,
और इधर भोसले राजवंश। और भोसले राजवंश में किसने स्थापना करी है? रघु जी ने करी है। अब रघु जी की एक बात बता देते हैं आपको कि रघु जी ने बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया था। देखिए इंडिया में समझाते हैं आपको। इंडिया में आप देखना चाहें तो रघु जी क्या चाहते थे? रघु जी चाहते थे मेरा ये नागपुर सेंटर है, मैं इधर पूर्व तक चला जाऊं, कलकत्ता तक अटैक कर दूं, ठीक है, मेरा क्षेत्र बढ़ा लूं। और वास्तव में इन्होंने कलकत्ता जाने के लिए कई बार अटैक किए, 6 बार अटैक किए, ठीक है। और एक समय ऐसा आ गया था बेटा कि ये देखो मैं क्षेत्र बनाता हूं, ये जो इतना बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा कलकत्ता तक, पूरा गोंडवाना, ये सब रघु जी के अंडर में आ गया था। रघु जी के पास बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया था। ये कौन सा वंश बता रहा हूं? भोसले वंश। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1739 में, इस समय आपको मालूम है गोंड वंश को, गोंडवाना की जो राजकुमारी थी उनको वापस गोंडवाना चंद्रशाह को दे दिया था अकबर ने। तो गोंड जो थे, गोंड में अभी राजवंश था, तो गोंड पर अटैक करा, लिख देते हैं गोंडवाना अटैक, गोंडवाना आक्रमण। किसने करा गोंडवाना पर? गोंडवाना पर आक्रमण किसने कर दिया? भोसले राजवंश ने। भोसले राजवंश में किसने करा? रघु जी फर्स्ट ने, रघु जी फर्स्ट। तो ये लिख दिया है कि भोसले राजवंश को नागपुर का क्षेत्र मिला, उन्होंने अपना क्षेत्र ऊपर की ओर बढ़ाते हुए गोंडवाना वंश पर अटैक किया और गोंडवाना को पूरा अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार गोंडवाना किसके पास चला गया? रघु जी भोसले के पास चला गया। और इसी समय यहाँ पर जो क्षेत्र था मैंने बताया महाकौशल पर फिर किसका अधिकार हो गया? रघु जी भोसले वंश का अधिकार हो गया आपके गोंडवाना पर। पूरे गोंडवाना क्षेत्र पर सबसे बड़ा क्षेत्र गोंडवाना माना जाता है। यदि आप ध्यान दें तो नागपुर छोटा मोटा क्षेत्र, नागपुर रियासत बहुत बड़ी रियासत है, ठीक है। जिस दिन भारत आजाद होगा हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी, अपने आप में एक प्रांत से भी बड़ा था, एक स्टेट से भी बड़ा। आप हैदराबाद को समझते हैं एक जिला होगा उस समय, नहीं, एक स्टेट से भी बड़ा था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब हैदराबाद के अंदर आते थे। वैसे ही ये नागपुर जो थी ना, ये हैदराबाद से भी बड़ी रियासत थी। वो तो समाप्त हो गई, नागपुर का विलय हो गया, डलहौजी ने कर लिया, वरना एक जमाने में भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी होती थी? नागपुर। तो ये गोंडवाना क्षेत्र जो है इसको कम मत समझना, मध्य प्रदेश का 60% एरिया गोंडवाना राजवंश में आता था। और ये जो रघु जी भोसले ने अटैक किया गोंडवाना पर, तो आप बोल देंगे मध्य प्रदेश के 60% एरिया पर किसका कब्जा हो चुका है? भोसले वंश आ चुका है, नागपुर का भोसले वंश। और उसके बाद बचे हुए एरिया पर इंदौर का होलकर वंश और बचे हुए एरिया पर ग्वालियर का सिंधिया वंश। तो ये हो गया आपका नागपुर। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश किसके हाथ में आ गया? पूरा मध्य प्रदेश आ गया मराठों के हाथ में। और अब एक थोड़ा सा और देखना है कि मराठों से अंग्रेज छीन लेंगे और अंग्रेज छीन कर क्या बना देंगे? सीपी और बरार। तो इतना नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार मराठों से अंग्रेजों ने पूरा मध्य प्रदेश लिया। ये बात है 1818 की। आप इतिहास में पढ़ते हैं अंग्रेजों ने मराठाओं के साथ 3 युद्ध लड़ाई लड़ी है। एंग्लो मराठा फर्स्ट, एंग्लो मराठा सेकंड, एंग्लो मराठा थर्ड। मैं एंग्लो मराठा थर्ड की बात कर रहा हूं। आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा? तीसरा वाला, ठीक है। इस समय कौन थे? इस समय ध्यान रखेंगे कौन लड़े अंग्रेजों से? बाजीराव सेकंड लड़े हैं। वो बाजीराव फर्स्ट था जिसने पूरा मध्य प्रदेश जीत कर किसको दे दिया? सिंधिया को, होलकर को, भोसले को, ठीक है। एक ये बाजीराव सेकंड है जो पूरा मध्य प्रदेश हार जाएंगे, पूरा अपना क्षेत्र हार जाएंगे। बाजीराव सेकंड पेशवा थे इस समय। बाजीराव सेकंड ये हार गए और पूना की संधि हो गई। अब इनके साथ साथ ये हारे, मतलब कौन कौन हारा देखिए जरा। सिंधिया हार गए अंग्रेजों से, होलकर हार गए अंग्रेजों से, और कौन हार गए? भोसले हार गए। वास्तव में ये भोसले और सिंधिया इसके पहले जो दूसरा आंग्ल मराठा हुआ था उसमें ही हार गए थे काफी कुछ क्षेत्र, ठीक है ना। फिर भी आप बोलेंगे तीसरे एंग्लो मराठा वॉर से बहुत कुछ हार गए और पूना की संधि हो गई और पेशवा बाजीराव का समय समाप्त हो गया और मध्य प्रदेश में पूरे क्षेत्र में किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। सिंधिया से इनको एक क्षेत्र मिला नरबुड्डा प्लस सोगोर, नरबुड्डा और सोगोर। अब आप मैं नरबुड्डा बोलूंगा आप समझ लेंगे नर्मदा का क्षेत्र, ठीक है ना। होशंगाबाद का, हरदा का, जबलपुर का, नरसिंहपुर का क्षेत्र, ठीक है। सोगोर मतलब सागर और दमोह का क्षेत्र, सागर दमोह के आसपास का सोगोर क्षेत्र कहलाता था। किससे मिल गया इनको? सिंधिया से मिल गया। क्योंकि जब सब लोग हार गए, सारे मराठे युद्ध में हार गए तीसरे युद्ध में, तो सबसे संधि हुई। जैसे भोसले से संधि बहुत पहले 1816 में, 2 साल पहले, ये 18 में युद्ध हुआ, 16 में ही संधि हो गई थी, नागपुर की संधि। और भोसले से इनको कुछ क्षेत्र प्राप्त हो गए थे, ठीक है ना। इसके बाद होलकर से भी संधि हुई थी 1817 में। इसके बाद सिंधिया से भी संधि हुई थी 1818 में। सिंधिया से ग्वालियर की संधि की गई थी, होलकरों से मंदसौर की संधि की गई थी। ये मंदसौर की संधि हुई थी हमारे होलकरों से, इंदौर के, ठीक है। और इनसे हुई थी ग्वालियर की संधि। और लगभग मध्य प्रदेश का सारा क्षेत्र
किसके हाथ में आ गया था? अंग्रेजों के हाथ में, क्योंकि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध मराठे हार गए थे। मगर भोसले वंश को वापस राजगद्दी दी जाएगी कि आप रहो, सिंधिया को भी बोलेंगे आप रहो, होलकर को भी बोलेंगे आप लोग अपने अपने क्षेत्र में रहो, मगर आज के बाद आपके विदेशी मामले वगैरह सब हमारे अंडर में होंगे। मतलब पूरी तरह से आजादी नहीं, दिखने की आजादी, दिखने की ये रियासतें स्वतंत्र थी, मगर वास्तव में ये अंग्रेजों के अंडर में ही काम करती थी। तो ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश के मैक्सिमम क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया है? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों को एक बड़ा क्षेत्र नर्मदा के आसपास का सागौर, सोगोर, नर्मदा और गोंडवाना क्षेत्र भी इसी समय प्राप्त हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र प्राप्त हो गया। तो ये अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि 1818 में कौन सा क्षेत्र आ गया? नरबुड्डा। अब यहां से आप कहानी के नजदीक पहुंच गए हो और इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब आगे देखते हैं कि 1818 में आपने देख लिया नरबुड्डा प्लस सोगोर क्षेत्र इनके पास आ गया। फिर इसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको रखना 1853 जहां से शुरू हुए थे वहीं आ गए नागपुर का विलय। किसका विलय? नागपुर का विलय। और आपको मैं बता चुका हूं लॉर्ड डलहौजी आया है। नागपुर में जो भोसले वंश जिनको राजगद्दी मिल गई थी उनमें है रघु थर्ड राजा हैं, और रघु थर्ड की कोई संतान नहीं है। रघु थर्ड की कोई संतान नहीं है, इसीलिए नागपुर का क्या कर लिया गया? नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1818 में इनको नरबुड्डा और सोगोर मिल गया। 1853 में 11 दिसंबर को इन्होंने किसको मिला लिया? नागपुर को। अब क्या करेंगे ये? अब ये दोनों को मिलाएंगे। इसको 1818 वाले को यानी नरबुड्डा और सागर NS लिख दिया मैंने, प्लस 1853 यानी नागपुर, ये दोनों क्षेत्र मिला दिए गए। 1818 का नरबुड्डा और सागौर और 1853 का नागपुर, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? CP बना दिया गया। कब? 2 नवंबर 1861। ये आ गए अपन जहां से चले थे। 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस नाम का एक प्रांत बनाया गया और आगे चलकर इसमें बरार जोड़ा गया। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, लगभग कंप्लीट हो गया है ये देखिए 1861 आप बोल देंगे CP बन गया। CP क्या था? चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। चीफ कमिश्नर क्षेत्र, ठीक है, चीफ कमिश्नर एरिया था। इसको डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर चीफ कमिश्नर होता था। इसके 4 प्रांत में 4 संभाग बनाए गए थे, 4 कमिश्नर एरिया बनाए गए थे। इसके आगे चलें तो 1903 में इसमें बरार प्रांत, बरार इनको अंग्रेजों को मिला था हैदराबाद से पूछेगा बरार कहाँ से लिया था? हैदराबाद से इनको बरार मिला, मगर बरार लीज पे लिया था, ठीक है। और उसके बाद 1936 जब आया तो 1936 में क्या किया? CP में क्या मिला दिया? बरार को शामिल कर दिया। बरार शामिल हो गया और क्या कहलाने लगा? CP एंड बरार। ये आपका बन गया CP और बरार, जो कि आजादी के पहले मध्य प्रदेश का नाम था। और जो बचा हुआ पार्ट आप ये वाला देख रहे हैं, इसमें सभी रियासतों को मिला दिया गया। इसका क्या हुआ? इसको भी देख लीजिए। सभी रियासतों को मिला के अंग्रेजों ने सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाया, CIA। पूछेगा कब बनाया? तो 1854। ईयर कैसे याद रखेंगे? नागपुर का विलय 53 में और CIA कब बनेगा? 1854 में। ये CIA बना दिया गया। अब इन दोनों में क्या अंतर है बेटा? ये ब्रिटिश प्रोविंस है, ब्रिटिश प्रांत है, और ये क्या है? सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ये रियासतों का समूह है। तो जो रियासत होती थी यहाँ पर राजा होते थे, मगर वो राजा नाम मात्र के राजा थे, सारा काम अंग्रेज ही करते थे। और ये जो छात्र था ये पूरा प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अंडर में था, जहां पर शासन व्यवस्था, रूलिंग सिस्टम अंग्रेज चलाते थे। और यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर भी अंग्रेजों का ही शासन था, मगर राजा वहां पर थे सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से। तो आप बोलेंगे अंग्रेजों का कैसा शासन चलता था यहां पर? अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूलिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट रूलिंग सिस्टम एंड डायरेक्ट रूलिंग सिस्टम। और ये भी याद रखेंगे CP जो था वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। बाद में 1921 में इसको कैसा क्षेत्र बनाया गया? गवर्नरी क्षेत्र की। अब यहां पर भी गवर्नर होगा और गवर्नरी क्षेत्र के रूप में इसको बना दिया गया। ध्यान रखेंगे ये रियासतों का समूह है और ये एक प्रांत है। इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई, मैंने बता दिया। CP और बरार जब बना, इसकी राजधानी क्या बना दी गई? इसकी राजधानी नागपुर बना दी गई। ये एक प्रांत, ये था 1948 के पहले का मध्य प्रदेश। कि 1948 के पहले मध्य प्रदेश जो था वो CP और बरार एक स्टेट था और बाकी रियासतें जिन्हें सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहा जाता था। इन रियासतों का गठन भी कब हुआ था? 1854 को हुआ था। यहां पर कौन काम करता था? यहां पर AGG नाम का ऑफिसर था, असिस्टेंट ऑफ गवर्नर जनरल। और यहां पर कौन करता था? यहां पर गवर्नर हुआ करता था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं 1921 से इसको कैसा क्षेत्र बना दिया? गवर्नरी क्षेत्र बना दिया। तो ये था थोड़ा इतिहास, थोड़ा पीछे चले गए। वीडियो क्लास लंबा हुआ है, मगर आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे अगली वीडियो क्लास में हम पार्ट A
पार्ट बी और पार्ट सी तीनों बना देंगे, प्लस मध्य प्रदेश के सारे जिले कोशिश करेंगे कि 1 घंटे की वीडियो क्लास में पूरा एमपी का गठन कंप्लीट कर दें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।